ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फॉर्मली। लास्ट क्लास में हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था। पीएन जंक्शन को रिकैप करके फिर अपन आगे की चीज आज कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज अ पीएन जंक्शन? तो अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर में पी और एन रीजन को हमने साइड बाय साइड क्रिएट करा दिया, जैसे एग्जांपल के लिए इधर हमने एक ये बाउंड्री है बीच में, ये बाउंड्री जंक्शन है दोनों पी और एन साइड के बीच का। तो इधर की तरफ पी रीजन हमने क्रिएट करा दिया है, इधर की तरफ एन रीजन क्रिएट करा दिया है। कैसे क्रिएट करा सकते हैं हम? जहां पी रीजन क्रिएट करा रहा है वहां पे एल्यूमिनियम एटम्स की डोपिंग कर देंगे हम, जहां एन रीजन क्रिएट कराना है वहां पर फास्फोरस एटम की डोपिंग कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाता है। अब पीएन जंक्शन जैसे ही बनता है वैसे ही हम कुछ चीजें स्टार्ट हो जाती है। किसी भी पीएन जंक्शन में अगर हम देखें तो जंक्शन के आइदर साइड पे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है। अगर पी रीजन में देखा जाए तो वहां के कंडक्शन बैंड में ना बहुत इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कंडक्शन बैंड वहां एम्प्टी जैसा होता है। और पी का वैलेंस बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वैलेंस बैंड में होल्स भी होते हैं। पी में वैलेंस बैंड में काफी होल्स होते हैं। पी सेमीकंडक्टर बोलते हैं उसे जिसके वैलेंस बैंड में खूब सारे होल्स है ना। और इधर अगर देखें एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है जो फ्री टू मूव है, और वहां के वैलेंस बैंड में होल्स कम होते हैं। तो एक तरह से देखें तो जंक्शन के आइदर साइड पर चार्ज कैरियर्स जो फ्री टू मूव होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन में काफी फर्क है। एन रीजन में खूब सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो वहां नहीं है पी में, कंडक्शन बैंड की बात कर रहा हूँ। और वैलेंस बैंड की बात करें तो पी में बहुत सारे होल है जो यहाँ पर नहीं है। तो चार्ज कैरियर तो फ्री टू मूव होते हैं और उन्हें दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो जैसे गैसेस में होता है ना, डिफ्यूजन हो जाता है, गैस का किसी कंटेनर में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो और बाहर नहीं हो कॉन्सेंट्रेशन उतना, तो गैस डिफ्यूज होती है, बाहर जाती है। तो वैसे यहाँ पे भी चीज हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री टू मूव है वो गैसेस जैसे बिहेव करते हैं कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन, तो वो उधर डिफ्यूज होने लगते हैं। और जो पी में यहाँ पर होल्स थे वो इधर डिफ्यूज होने लगते हैं। तो एक डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, पी और एन जंक्शन बनता है, वैसे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो डिफ्यूजन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो होल्स पी से डिफ्यूज होकर एन जाने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एन से डिफ्यूज होकर पी आने लगते हैं। अच्छा, होल्स उधर जाएंगे तो होल्स आर लाइक पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं एन टू पी। इलेक्ट्रॉन आर लाइक नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन अलाइक इलेक्ट्रॉन होते ही नेगेटिव चार्जेस है। तो नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट हमें करंट दिखता है। इलेक्ट्रॉन का ऐसा फ्लो है तो उसकी वजह से ऐसा करंट आएगा, होल्स का उस डायरेक्शन फ्लो है तो होल्स का इधर ही करंट आएगा। तो अब देखें तो इन दोनों के फ्लो से इस डायरेक्शन करंट आ रहा है, पी टू एन एक करंट आ रहा है। पी से एन की तरफ जो करंट आ रहा है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर, इसे कह दिया हमने डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट क्यों आया था? क्योंकि बाउंड्री के दोनों साइड पे चार्ज कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन में फर्क था, और इस करंट की आने का जो रीजन था वो डिफ्यूजन प्रोसेस थी, तो इसको नाम दे दिया अपने डिफ्यूजन करंट। तो जैसे ही जंक्शन बनता है वैसे डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, वैसे डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में देखें तो इसका ऑर्डर हो सकता है मिली एम्पियर का। डिफ्यूजन करंट जो होता है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर का हो जाता है शुरुआत में, देखिए अगर अपन, ठीक है। तो डिफ्यूजन करंट शुरू में क्या होता है, मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है। अब जैसे ही करंट सेटअप हो जाता है उससे क्या होने लगेगा, एक तरह से जो होल्स है वो पी से एन जा रहे हैं, तो पी में अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही है एन में, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एन में आ गई, इसका मतलब पी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ नहीं है, वो उधर चली गई, मतलब वहां का इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा ना, तभी तो यहाँ की वैकेंसी फिल हुई। तो पी में होल इधर जाने की वजह से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं और कंडक्शन बैंड के भी इलेक्ट्रॉन उधर ही जा रहे थे। तो इन दोनों की वजह से हो क्या रहा है कि एन से इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं। तो एन के एटम्स जो पहले न्यूट्रल थे, जितने उनमें इलेक्ट्रॉन थे उतने अंदर प्रोटॉन भी थे, पर एन के इलेक्ट्रॉन सब जा रहे हैं पी रीजन में। तो एन रीजन में जो एटम्स थे उनके इलेक्ट्रॉन क्योंकि चले गए तो वो पॉजिटिव आयन जैसा दिखने लगेंगे हमें, ये हमें पॉजिटिव आयन बनने दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही डिफ्यूजन करंट आता है वैसे ही ये आयन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि जा रहे हैं पी में तो पी में नेगेटिव आयन बनना सर स्टार्ट ऐसे करेंगे, हाँ बोलिए सर ये ऐसा बिहेव करेंगे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे? आ जाएगा ना, मतलब आप खुद बताइए ना कि एन के अंदर एटम्स जो पहले न्यूट्रल थे उनके इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, तो एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह भेज दोगे तो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, चार्ज। है ना। यस। तो एटम आयन बन जाएंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज के, और इनके इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो वहां के एटम्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव आयन बन जाएंगे नेगेटिव उन चार्ज। एटम्स के बाद, बिल्कुल सही।
तो उधर नेगेटिव आयन, इधर पॉजिटिव आयन बन गए। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्यों बने? बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन करंट। तो जितना डिफ्यूजन करंट होते जाएगा, समय के साथ करंट आते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते जाएगा और चार्जेस बढ़ते जाएंगे। जो प्लस माइनस आयंस का नंबर है बढ़ते जाएगा विद टाइम, क्योंकि करंट है। अब इन आयंस के आने से हुआ क्या? इन आयंस ने देखिए प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी। आयंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पे। These positive and negative ions will create an electric field, and that electric field is in direction from N to P. वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, तो ये लिखा है चार्ज क्रिएशन ऑन आइदर साइड ऑफ जंक्शन, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है नियर द जंक्शन। जंक्शन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। ये ई मैंने डायरेक्शन भी दिखाई थी, उसका नाम लिखा था रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड या जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं। रिवर्स शब्द क्यों लगाया? क्योंकि ये N to P की डायरेक्शन में, जो डिफ्यूजन करंट है उससे उल्टी है। डिफ्यूजन करंट को अपन फॉरवर्ड या पॉजिटिव डायरेक्शन जैसा मानते हैं, तो ये उल्टी है, इसलिए इसको रिवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। तो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई। अब ये रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या कर देगी, ये सोचते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, वो वहां से होल जो इधर आ रहे चाह रहे थे, होल आर लाइक पॉजिटिव चार्जेस। होल जब इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा था। पॉजिटिव चार्ज जो इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, तो होल तो उधर ही फोर्स लगाएगी ना। जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मूवमेंट इधर होने वाला है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाती है, तो होल्स पे उधर ही फोर्स लगा रही है। मतलब एक तरह से होल्स को रोक रही है, पुश कर रही है। होल्स इधर आना चाह रहे हैं, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें पुश कर रही है, उन्हें रोक रही है आने से। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा फोर्स लगाती है, तो इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लग रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, ये डिफ्यूजन होने वाले जो होल्स और इलेक्ट्रॉन थे, उन्हीं को कम करने लगेगी, उन्हीं को रोकने लगेगी। बात समझ में आ रही है? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन करंट ये क्रिएट हुई, और इसने डिफ्यूजन करंट को ही रोकना स्टार्ट करा। डिफ्यूजन करंट ही इसकी वजह से कम हो जाएगा। यस सर। है ना? सर ये फील्ड उस तरफ कैंसिल लग रही, सर समझ में नहीं आ रहा सर अभी भी। फिर से बोलिए। सर ये फील्ड लग रही है ना रिवर्स, हाँ, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ नहीं आ रहा उस तरफ, मतलब राइट टू लेफ्ट क्यों लग रही है? लेफ्ट टू राइट आनी चाहिए। पॉजिटिव, उधर नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी फिर? बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आना चाहिए फिर? नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस चार्ज से पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव की तरफ होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होगी उसकी, है ना? तो ये डायरेक्शन है। चलो, अब ये क्लियर है क्या डायरेक्शन? यस सर। ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इससे क्या हुआ? इससे डिफ्यूजन करंट कम हो गया। डिफ्यूजन करंट ने इसे स्टार्ट कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कराया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिफ्यूजन करंट को ही कम कर दिया। तो डिफ्यूजन करंट जो शुरू में मिली एम्पियर के ऑर्डर तक प्रोड्यूस होता था, उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कम कर करके माइक्रो एम्पियर तक पहुंचा दिया। शुरू में मिली एम्पियर का करंट आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कम होके माइक्रो एम्पियर तक पहुंचता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और भी कुछ कर सकती है। देखिए, जो एन में थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ होल्स तो होते हैं, कुछ तो होल्स होते हैं एन में, और कुछ तो होल्स होते हैं पी में। अगर ये पी के कुछ तो इलेक्ट्रॉन होते पी में, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन जो पी में है वो थोड़ा सा घूमते फिरते अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो उन होल्स को उन इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पुल कर लेगी। और एन में जो माइनॉरिटी होल्स होते हैं, एन रीजन में मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थोड़े बहुत माइनॉरिटी के होल्स भी होते हैं। तो यहाँ के माइनॉरिटी होल्स अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को उधर भेज देगी। और पी में जो माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पुल कर लेगी। कोई थर्मल एजिटेशन मतलब कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो था उसको एनर्जी मिल जाए, थर्मल एनर्जी, जिससे वो कंडक्शन में चला जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन से इस रीजन में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल जनरेट हुआ, कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन आ गया या वैलेंस बैंड में होल प्रोड्यूस हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन होल्स को और इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देगी। इस रीजन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल अगर आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मूव करवाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस होंगे ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को मूव कराती है, तो इसे बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करती है? तो डिफ्यूजन प्रोसेस को कम करती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने डिफ्यूजन प्रोसेस को कम करा और ड्रिफ्ट क्रिएट करी मतलब जो फ्री चार्जेस है, अगर कोई फ्री चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो चलने लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें ड्रिफ्ट कराती है, जिससे ड्रिफ्ट करंट आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को उधर भेजेगी, मतलब होल को उधर भेजेगी, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगी,
तो इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से उधर ही करंट आएगा, तो एक इस डायरेक्शन में मतलब रिवर्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करंट आ जाता है। बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन रीजन में क्रिएट हुई, इसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट क्रिएट होता है। ये जो ड्रिफ्ट करंट है ये शुरुआत से ही बहुत कम होता है। मैंने बताया था कि डिफ्यूजन करंट शुरुआत में मिली एम्पियर का ऑर्डर का आता है, 10⁻³ एम्पियर ऐसा कुछ ऑर्डर होता है इसका। पर जो ड्रिफ्ट करंट है वो तो शुरुआत से कम था, बिकॉज ड्रिफ्ट करंट था किसकी वजह से, एन के जो थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ होल्स थे जो उधर जा रहे हैं उनकी वजह से, और पी में जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन है जो उधर जाएंगे उनकी वजह से। Yes, या sir. थर्मल एजिटेशन से जो जनरेट होंगे, थर्मल एजिटेशन से जो जनरेट होने वाले होल और इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से ये ड्रिफ्ट करंट आ रहा है। तो ये शुरुआत से ही कम होता है, ये माइक्रो एम्पियर का ही होता है, ये ज्यादा होता ही नहीं कभी भी। ड्रिफ्ट करंट शुरुआत से कम होता था, तो ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट बनता है ड्रिफ्ट करंट। और डिफ्यूजन शुरू में मिली एम्पियर का था, लेकिन कम होते होते तो माइक्रो एम्पियर हो चुका था। तो दोनों का माइक्रो एम्पियर होने से नेट में क्या हो गया, करंट जीरो। इधर माइक्रो एम्पियर का करंट, उधर माइक्रो एम्पियर का करंट, नेट में करंट क्या दिखने लग गया, जीरो। तो फाइनली फिर हमें क्या दिखता है कि इस डिवाइस में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। फाइनली हमें कोई इक्विलिब्रियम में करंट नहीं दिखता है, लेकिन हमें बीच में एक रीजन दिखता है जिसमें रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस रीजन को नाम दिया हमने डिप्लीशन रीजन। व्हाई? बिकॉज दिस इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्जेस। इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज नहीं रह सकता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दिस इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज। आ रही है आवाज समझ में? क्या ऐसा क्लियर? हाँ बोलिए सर। राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, वहां से इलेक्ट्रॉन थोड़ी जा रहे हैं। राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप? हम सही बात है ना, डिफ्यूजन करंट इसमें तो आया था। वही सर, हाँ सही बात है। चलो, तो ये पूरा प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। अब इसमें कुछ चीजें बता देता हूँ और मैं, ये जो हमारा डिप्लीशन लेयर बनती है, डिप्लीशन जो रीजन या लेयर बनती है, इसकी विड्थ जो होती है, अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं, मैं इसको WD लिखता हूं। WD मतलब विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। इसका जो ऑर्डर होता है ना वो माइक्रोमीटर्स का होता है, 10⁻⁶ मीटर का कुछ ऑर्डर रहता है इसका। ये डेफिनेटली डिपेंड करता है डिवाइस पे, क्या फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से, उन सब पे चीजों पे डिपेंड करता है। एक रफ ऑर्डर बता रहा हूँ किस ऑर्डर का होता है ये। अच्छा, ये जो विड्थ है ये दोनों तरफ है, इसका जंक्शन के कुछ हिस्सा इधर इसका पी में भी है, कुछ हिस्सा इसका एन में भी है, तो किधर कितना होगा ये डिपेंड कर, दोनों तरफ इक्वल होना जरूरी नहीं है। डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो थोड़ी सी पी साइड में है और थोड़ी सी एन साइड में है ना। डिप्लीशन लेयर की जो ये पूरी विड्थ है इसको तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इसका कुछ हिस्सा पी में है, कुछ हिस्सा एन में। तो किसमें कितना होगा ये डिपेंड करेगा वहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी क्या था। पी में जो इंप्योरिटी होती है उसको अपन एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते थे, एल्यूमिनियम जैसे इंप्योरिटी एक्सेप्टर इंप्योरिटी, तो वहां इंप्योरिटी अगर ज्यादा तो विड्थ कम। वैसे ही बी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ एन में आती है वो वहां का इंप्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ना, अपन एनडी से डिनोट करते थे डोनर इंप्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पीएन जंक्शन में ज्यादा डोपिंग करोगे, दोनों तरफ डोपिंग ज्यादा होगी तो डिप्लीशन लेयर थिन बनेगी, डोपिंग कम करोगे तो डिप्लीशन लेयर ब्रॉड बनेगी। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिप्लीशन लेयर की विड्थ। समझ में आ रही है बात? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिप्लीशन लेयर की विड्थ। देख लीजिए अच्छे से। सर ये क्या कोई एक्सपेरिमेंट से पता चला? हाँ, ये एक्सपेरिमेंट से भी पता चला और प्लस हम इसको समझ भी सकते हैं, हम ऐसा नहीं कि समझ नहीं सकते सर। सब कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है और समझ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा कुछ अंदाजा लगा सकते हो आप? कुछ ट्राई कर सकते हो क्यों हो रहा होगा ऐसा? देखिए, आप अगर इंप्योरिटी ज्यादा डालेंगे तो डिप्लीशन लेयर जो बनेगी उसमें क्या होगा कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस में हमको ज्यादा आयंस मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादा वहां पे इंप्योरिटी के एटम्स है। जितने ज्यादा इंप्योरिटी के एटम्स होंगे उतना ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन है, उतना ज्यादा होल्स और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होगा। इससे क्या होगा, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज क्रिएट होगा। फर्स्ट प्लस माइनस जो आयंस क्रिएट होते थे ये कम डिस्टेंस में ज्यादा नंबर में क्रिएट हो जाएंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकेंगे कम विड्थ की होकर।
और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट हो जाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट को रोकने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन होल्स का मूवमेंट आपको जो रोकना है, इधर से इलेक्ट्रॉन उधर जाना, उधर से होल इधर आना, डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम विड्थ में ही क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर हम ज्यादा डोपिंग करेंगे तो आयन ज्यादा बनेंगे, जिससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ जाएगी कम विड्थ में। तो विड्थ डेफिनेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए आयन कॉन्सेंट्रेशन के या फिर डोपिंग के कॉन्सेंट्रेशन। आ रहा समझ में? जो बोला वो आया कि नहीं समझ में? बताइए अच्छे से। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग ज्यादा करेंगे तो हमें पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा आयन दिखेंगे, यूनिट वॉल्यूम में हम ज्यादा फास्फोरस, ज्यादा एल्यूमिनियम एटम्स मिल जाएंगे, तो हमें कम वेट से जाकर ही ज्यादा आयन दिखकर हम इतने ही इलेक्ट्रोफिल बना सकते हैं जो रोकने के लिए, डिफ्यूजन रोकने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए फिर से। नो सर। ओके, वेरी गुड। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है डिप्लीशन लेयर की विड्थ का। फिर डिप्लीशन लेयर की विड्थ का ऑर्डर बता दिया मैंने। अच्छा, यहाँ से यहाँ अगर हम गए, हम इस डायरेक्शन अगर मूव करें तो यहाँ से यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन इस डिप्लीशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मैं अगर पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, तो मुझे ये ग्राफ ऐसा तो दिखना चाहिए। सपोज पहले पोटेंशियल इतना था, फिर डिप्लीशन लेयर में यह बढ़ने लगेगा और एन साइड में फिर पोटेंशियल बड़ा हुआ कांस्टेंट हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होगा। डिप्लीशन लेयर की वजह से पी और एन के बीच में, यहाँ अपन पी रीजन में चल रहे थे तो पोटेंशियल कांस्टेंट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे तो पोटेंशियल बढ़ा, फिर वापस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट। तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए पी और एन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल डिफरेंस का। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। है ना? सो अब हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है पी और एन के बीच में। बस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल या जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस और बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस, जंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस और बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। ये जंक्शन पर है इसलिए जंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और बैरियर क्यों? क्योंकि पी के होल इधर जाना चाहते हैं, एन के इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहते हैं। पी में खूब सारे होल है जो चाहते हैं वहां चले जाए, एन के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन है जो चाहते हैं यहाँ आ जाए, है ना? ये होल उधर जाना चाहते हैं, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन होल कम था, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा था, और वहां के इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहते हैं। पर दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बीच में आ गई ये जाने से रोक रही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है एक तरह से वो बैरियर का काम कर रहा है। यहाँ के होल्स को अगर वहां जाना है तो उन्हें इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और उधर के इलेक्ट्रॉन को उधर आना है तो उनको भी पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, इसीलिए इसे नाम होगा पोटेंशियल बैरियर। क्लियर? यस सर। ओके, तो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक ग्राफ हमको पूछ लेते हैं कि हमको आना चाहिए। फिर अगर मैं आपसे चार्जेस का ग्राफ पूछूं, क्या चार्ज आपको दिख रहा है उसका ग्राफ पूछो, तो पी रीजन तो पूरा न्यूट्रल है, एन रीजन पूरा न्यूट्रल है, लेकिन बीच में डिप्लीशन लेयर है जिसमें चार्जेस है। पी रीजन में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन डिप्लीशन लेयर में है नेगेटिव चार्ज, फिर इधर पॉजिटिव चार्ज और फिर से इधर जीरो चार्ज। तो चार्जेस का भी ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। डिप्लीशन लेयर के अंदर दोनों साइड में, जंक्शन के आइडर साइड में प्लस माइनस चार्जेस होते हैं। कोई आपसे इलेक्ट्रिक का भी ग्राफ पूछ सकता है कि बताओ अगर आप पी से एन जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो थी, फिर डिप्लीशन लेयर में नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर वापस जीरो हो गई। तो डिप्लीशन लेयर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में। ऐसे ये तीन ऐसे ग्राफ वगैरह पूछ सकते हैं कि जो हमारा पीएन जंक्शन होता है उसमें हम पी से एन जाए तो पोटेंशियल कैसे चेंज दिखेगा, चार्ज बाउंड चार्ज जो होगा प्लस माइनस अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या आएगा, ये सब पूछ सकते तो अपन ने बना के रखे ग्राफ। क्लियर? ये ग्राफ आया अच्छे से? सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले जीरो क्यों थी? तो यहाँ पर ऐसा क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रहेगी बता? पी साइड में कुछ ऐसा क्या है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी?
यस सर, यस है ना? सर, सेम चार्ज होगा। यस सर। हाँ, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बराबर होते हैं एटम्स में, तो कोई चार्ज थोड़ी था वहां। चलिए, तो ये अपन ने ग्राफ वगैरह बना लिया। ये पीएन जंक्शन की अपनी बेसिक थ्योरी हो गई। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे, बताइए डिफ्यूजन करंट शुरू में ज्यादा था, बाद में कम हो गया था, क्यों? डिफ्यूजन करंट जैसे ही पीएन जंक्शन बनता था तो ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ी देर में ही कम हो जाता है, क्यों? बताओ। जल्दी से बताइए। बिकॉज ऑफ द रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, आस्था बोल रही है, वेरी गुड। बिकॉज ऑफ द रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये है मेन कल्प्रिट, इसने रोका है डिफ्यूजन करंट को, वरना डिफ्यूजन करंट तो खूब फ्लो होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रही है इसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बताइए ड्रिफ्ट करंट कम ही क्यों आता है? ड्रिफ्ट करंट का ऑर्डर माइक्रो एम्पेयर का होता है, क्यों? बताओ सर क्योंकि बहुत कम चार्ज फ्लो हो रहा है, बहुत कम। हाँ, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट जिस चार्जेस की वजह से फ्लो हो रहा है वो चार्ज का अमाउंट ही कम है, वो फ्री चार्ज कैरियर जो है उनका नंबर ही कम है। एन के जो माइनॉरिटी होल से और पी के जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन से, उनकी वजह से ड्रिफ्ट करंट आता है। ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, इसलिए कम ही होता है। और ये थोड़ा बहुत थर्मल एजिटेशन से जो चार्ज कैरियर बनेंगे डिफ्यूजन लेयर में, उसकी वजह से, तो ये कम ही होता है, ड्रिफ्ट करंट कम ही होता है। चलिए वेरी गुड, आपको पता है अच्छे से। तो ये एक दो छोटी छोटी चीजें अपन को ध्यान रखना है कि कौन सी चीज क्या थी। बाकी अब इन सब पे अपन बेस्ड जब डिवाइसेस वगैरह देख सकते हैं। क्वेश्चन तो इस पे कुछ थ्योरेटिकल बन सकते हैं, ज्यादा थ्योरी बस पढ़ी हो तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस पे एक बेस डिवाइस हमें पढ़ना है, उस चीज पे आते हैं। डिफ्यूजन करंट क्या होता है? हाँ फिर से बोलिए। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से जो करंट आ रहा था, जो शुरुआत होते से ही एन के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, पी के और उधर जा रहे हैं, उसकी वजह से जो करंट आ रहा था उसे डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। सर ये जो इलेक्ट्रॉन और सर वहाँ पे जो वो हो रहे हैं सर, हाँ बोलिए वो बोलिए। एक साथ हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसको कहेंगे डिफ्यूजन। नहीं फिर से पूछो, क्या बोल रहे हो? सर जो इलेक्ट्रॉन है वो हाँ वो पीएन टाइप में जा रहे हैं, और हाँ और वहाँ के होल हैं वो एन टाइप में हाँ आ रहे हैं, तो इसी हाँ को कहेंगे डिफ्यूजन। हाँ, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है, जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से कोई चीज फ्लो होती है तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। गैस में पढ़ा होगा शायद आपने, गैसेस स्टेट वगैरह में, केमिस्ट्री में, अगर किसी कंटेनर में किसी गैस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दूसरे कंटेनर में कम है, और उनके बीच में कनेक्शन है, सपोज कोई एक पतले से पाइप से उनको कनेक्ट कर दिया, तो जिसमें गैस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से गैस धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में जाती है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं, है ना? तो यही कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यहाँ पर भी फ्लो हो रहा है। अगर हम एन में देखें तो कंडक्शन बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन थे, और पी के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे, तो एन के कंडक्शन बैंड से पी के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होने लगता है। वैसे होल्स का डिफ्यूजन होने लगता है इन वैलेंस बैंड। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से जो करंट आ रहा था, इसे नाम देते थे डिफ्यूजन करंट। बोलो क्लियर है क्या? ओके वेरी गुड। चलिए, तो ये अपना पीएन जंक्शन का जो बेसिक था सब चीज देखी अपन ने। अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज की स्टार्ट करते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट था पीएन जंक्शन। इस पे बेस्ड अपन डिवाइस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लिखिए सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड, तो मुझे ये सब मिटाना था नहीं, इसकी जरूरत थी मुझे, लेकिन ठीक है चलो, आपको याद हो गया अच्छे से तो अपन सर पीएन जंक्शन सर किससे बना है? क्या बोलिए, फिर से बोलो। सर पीएन जंक्शन हाँ, मतलब है क्या? पीएन जंक्शन है क्या? तो अपन पढ़ तो रहे थी देर से कि पीएन जंक्शन क्या होता है। सिलिकॉन में एक तरफ पी एक तरफ एन बनवा दिया मैंने, सिलिकॉन है, यस सर, है ना? हाँ चलिए, अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड या सिंपली डायोड। हमारे कोर्स में तो एक ही डायोड है, डायोड कई तरह के होते हैं, हमारे कोर्स में एक ही डायोड है। हमारे कोर्स में सेमीकंडक्टर डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड भी कई टाइप के होते हैं, हमें जो पढ़ना है वो पीएन जंक्शन डायोड। डायोड क्या होता है? डायोड एक दो टर्मिनल वाला डिवाइस होता है। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे डायोड भी होता है। रेजिस्टेंस में भी दो टर्मिनल होते हैं, डायोड में भी दो टर्मिनल होते हैं। बाजार में अगर डायोड खरीदोगे
तो आपको ऐसा कुछ मिल सकता है, आपको इस तरह की कुछ चीज मिल सकती है ना। आप बोलोगे डायोड देना तो वो आपको ऐसा कुछ चीज दे देगा, इसमें इधर पूरा ब्लैक होता है, यहाँ पूरा ब्लैक कलर होता है, ठीक है, और यहाँ सिल्वर करा हुआ रहता है। इस तरह का डिवाइस होता है। जो सिल्वर पोर्शन है वो असल में पी साइड है, जिधर ब्लैक करा हुआ है वो एन साइड है। अगर हम सर्किट सिंबल देखें डायोड का, तो डायोड का सर्किट सिंबल ये होता है। ये मैं उल्टा बना रहा हूँ, चलो सीधा बना देता हूं मैं। दिस इज सर्किट सिंबल ऑफ डायोड, दिस इज सर्किट, सीकेटी मतलब सर्किट सिंबल। डायोड बाजार में ऐसा दिखेगा आपको, खरीदने जाओगे तो, और उसको अपन सर्किट डायग्राम जो बनाते हैं ना उसमें ऐसा दिखाते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस जैसे बाजार में खरीदने जाओगे तो वो कुछ आपको ऐसी पैकेजिंग में मिल सकता है, आपको एक कार्बन रेजिस्टेंस ऐसा पैकेजिंग में मिल सकता है। इस तरह का कुछ, और यहाँ पे कलर के ऐसे लाइन बनी रहती है। आप अगर बाजार में जाके बोलोगे रेजिस्टेंस दे दो तो वो आपको ऐसा कुछ चीज दे सकता है। कई तरह के दिख सकते हैं रेजिस्टेंस। नॉर्मली जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के पीसीबी बोर्ड पे लगाते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे लगाते हैं, वो रेजिस्टेंस ऐसे दिखते हैं। डायोड ऐसा दिखता है। रेजिस्टेंस का सिंबल आप सर्किट में बनाते हो इस तरह से, है ना। आप जब सर्किट डायग्राम बनाते हो तो ऐसा सिंबल दिखाते हो रेजिस्टेंस का, जैसा रेजिस्टेंस का एक सिंबल यूज करते हैं ना सर्किट डायग्राम में, वैसे डायोड के लिए ये सिंबल यूज करते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये जो सिंबल होता है डायोड का, इसमें दो टर्मिनल है, देखो, एक तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल। एक टर्मिनल पी की साइड पे, एक एन की साइड पे। अंदर असल में होता क्या डायोड के अंदर, तो डायोड में कुछ नहीं होता है, वो अपन ने पीएन जंक्शन पढ़ा ना, वही चीज होती है। पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, बीच में जंक्शन रीजन बन जाता है, अपन ने पढ़ा ही था अभी, है ना। बीच में पी और एन के बीच में बाउंड्री बन जाती है, जिसमें रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बस ये जो अपन ने चीज पढ़ी थी अभी, पीएन जंक्शन, असल में ये डायोड ही है। बस उसमें मैंने क्या करा, दोनों तरफ एक टर्मिनल्स लगा दिए, दोनों तरफ वायर लगा दिए, जिसे सर्किट में से जोड़ सकता हूँ। तो इसी को बोलते हैं अपन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। So what is a PN junction diode? It's just a PN semiconductor, PN junction semiconductor। एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है, एक तरफ P रीजन बनवाया था, एक तरफ N बनवाया था, और दो उसमें मेटल की वायर लगा दी, जिससे सर्किट में अपन जोड़ सके। इसे बोलते हैं डायोड। बताओ डायोड क्या होता है, समझ में आ रहा है? बताइए। यस, है ना। और ये सर्किट में सिंबल दिखाएंगे ऐसा, ये ऐसा ट्रायंगल जैसा दिखाते हैं और ये एक लाइन बनाते हैं, ये सर्किट सिंबल होता है डायोड का। चलिए आगे पढ़ते। अब डायोड असल में क्या है, एक पीएन जंक्शन। तो अभी अभी अपन ने पीएन जंक्शन पढ़ा था, तो असल में हमने डायोड में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ना लगा तो क्या होगा वो पढ़ लिया है। एक पीएन जंक्शन डायोड ही है ना, लेकिन हम सर्किट में से पोटेंशियल डिफरेंस देने वाले हैं। तो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस देना उसे बोलते हैं बायस करना, बायस करना, ठीक है। बायसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब मैं पोटेंशियल ऑफ पी पॉइंट हायर रखूं पोटेंशियल ऑफ एन पॉइंट से, और रिवर्स मतलब पोटेंशियल ऑफ एन पॉइंट हायर रखूं पोटेंशियल ऑफ पी पॉइंट से। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या करना है, डायोड हमें इस तरह से सर्किट में लगाना है कि पी साइड पे बैटरी का अपन हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट जोड़े और एन साइड पे बैटरी का लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट जोड़े। देखो ये डायोड में पी और ये एन साइड होती है, तो पी साइड मैंने बैटरी के हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से जोड़ी है, और एन साइड मैंने बैटरी के लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल से जोड़ी है। तो इस डायोड को मैंने किस में रखा है, मैंने फॉरवर्ड बायस में रखा है। मैं शॉर्ट में एफबी लिख रहा हूँ और फॉरवर्ड बायस। और अगर मैं इसे उल्टा जोड़ दूं, इस तरह से डायोड को सर्किट में जोड़ू, तो इसे बोला जाता है कि डायोड को मैंने रिवर्स बायस में जोड़ा है। दोनों तरह से जोड़ने पे डायोड का वर्किंग अलग अलग होती है, अलग अलग तरह से काम करता है, इसलिए दोनों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस के साथ ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस को आप कैसा भी जोड़ो सर्किट में एक जैसे काम करता है, पर डायोड के साथ अलग अलग चीज होती है। डायोड को अगर अपन पी पर हायर एन पे लोअर लगाए ना तो काम अलग होता है, एन को हायर पी पे लोअर लगाए तो काम अलग होता है। बात समझ में आ रही है?
बताइए सर सब। क्या काम होता है? हाँ? क्या यस काम सर। होता है? सर अभी क्या काम पढ़ेंगे ना होता क्या है? काम होता है, उसके लिए शांति रखना है थोड़ा सा। समझ में आया? फॉरवर्ड रिवर्स दो तरह की बायस होता है। बायस का मतलब समझ में आ रहा है? बायस का मतलब पूछा कोई बायसिंग मतलब क्या, तो सर्किट में कनेक्ट करने का यस सर, तरीका, पोटेंशियल वैल्यू। है ना, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का तरीका, उसको बोलते हैं बायसिंग करने का तरीका। तो डायोड को सर्किट में दो तरह से बायस करते हैं अपन, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। ये चीज समझ में आई? यस सर। बहुत सारे वायर क्वेश्चन लगाने तो, का तरीका। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का तरीका। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी पे आ जाते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है कि नेगेटिव बायस में जोड़ा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते लोग तो, है ना, मतलब जेई मेंस में पूछे हुए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बायसिंग भी क्या है, इसका मतलब समझना। जेई मेंस में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछू, यहाँ साइड में पूछता हूँ आपसे। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ छोटा सा। बताओ, जो मैंने डायोड जोड़ा है वो फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में? उधर उधर डायग्राम में देखो, वो सर डायोड वो फॉरवर्ड सेकेंड बायस, बैटरी कितने वोल्ट की है? एक 4 वोल्ट की है, एक 5 वोल्ट की है। एक 4 वोल्ट की, एक 5 वोल्ट की है। बताओ डायोड फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में? 5 वोल्ट की बैटरी उसे फॉरवर्ड बायस में रखना चाह रही है और 4 वोल्ट की बैटरी उसे रिवर्स बायस में रखना चाह रही है। तो अब बताओ ये फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में? प्रवीण का आंसर आया मेरे पास। और भी बच्चे बताइए। सोना का भी आंसर आया, आस्था से आया, वेरी गुड। देखो ध्यान से, इन दोनों बैटरी को आप एक अकेले सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता यस है सर। कि एक सेल्स के कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, ये सेल का पैरेलल में कॉम्बिनेशन है ना, तो यस आप सर। इक्विवेलेंट सेल निकाल सकते हो इसका, तो आप निकाल यस लीजिए और सर। उससे चेक कर लो। ठीक है, तो आप निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे आने वाला है और नीचे लोअर। तो आप एन पर हायर लगा रहे हो और पी पे लोअर, इसका मतलब रिवर्स बायस में आने वाला है। ये रिवर्स बायस में आएगा। कैसे? आप जब सॉल्व करोगे ना तो आपको दिखेगा ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, जो 4 वोल्ट की बैटरी है वो डोमिनेट कर जाएगी, उसकी वजह से ये डायोड जो होगा वो रिवर्स बायस में आ रहा है। समझे? ये रिवर्स बायस में। यस चलो एक सर। क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, एक क्वेश्चन और पूछता हूं। बताओ ये डायोड फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में? ये यहाँ ग्राउंडिंग करी मैंने। ये डायोड फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में? देख लीजिए जल्दी से, बताइए। चलो मैंने पूछा था फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में, बताओ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप अगर देखें यहाँ ग्राउंडिंग है तो यहाँ 0 वोल्ट पोटेंशियल है, यहाँ दिखाया मैंने साफ साफ 5 वोल्ट, -5 वोल्ट पोटेंशियल है। और डायोड का ये पी साइड होता है, ये एन होता है। जो ट्राइंगल बनाते हैं ना उसका हेड की तरफ एन होता है, यहाँ पे जो लाइन बनाते हैं इधर एन होता है, और ट्राइंगल के बेस की तरफ पी होता है। तो आप देखो पी और एन में से कहा ज्यादा पोटेंशियल है? -5 है एन पर और पी पर 0, तो मुझे दिख रहा है पी पर ज्यादा है, दिख रहा है 0 ज्यादा होता है -5 से, तो पोटेंशियल ऑफ पी साइड ज्यादा है पोटेंशियल ऑफ एन से। इसका मतलब डायोड कैसा है? फॉरवर्ड बायस में, है ना, ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है डायोड। आ रहा है समझ में? दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस मोड।
चलिए क्लियर, ओके। तो यही क्वेश्चन खूब आ जाते हैं एग्जाम में, तो फॉरवर्ड बायस पहचानो, रिवर्स बायस पहचानो, इसी में बच्चे कई बार दिक्कत हो जाती है। तो ये आप ध्यान से कर लोगे मुझे लगता है ना। बायसिंग क्या होती है हम समझ गए। अब बायसिंग के बाद अगर हम सर्किट में फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो क्या वर्किंग होगी, रिवर्स बायस में लगाते हैं तो क्या वर्किंग होगी, अब ये समझते हैं अपन। ठीक है, तो अपन वर्किंग समझते हैं। ये सिंबल में रेजिस्टेंस वाला हटा रहा हूं, है ना। अब वर्किंग समझते हैं अपन। नेक्स्ट चीज अपन समझ रहे हैं वर्किंग। पहले अपन फॉरवर्ड बायस में वर्किंग समझ लेते हैं। इन फॉरवर्ड बायस देखिए, हम डायोड के अंदर देखें तो असल में होता क्या है, एक पीएन जंक्शन ही तो है। डायोड के अंदर कुछ नहीं है, एक पीएन जंक्शन है, ठीक है। और डिप्लीशन लेयर होती है पीएन जंक्शन में, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहे हैं यहाँ पर, तो हम पी को हायर और एन को लोअर पे रख रहे हैं। ये सपोज पी था, ये एन था, तो पी पे हम हायर पोटेंशियल लगा रहे हैं एन के कंपेयर में, तभी तो हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग हुई है। पी पर पोटेंशियल हायर है और एन पे लोअर है, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। पी और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई टू लो पोटेंशियल होती है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हाई टू लो पोटेंशियल, मतलब ऐसे हमने सर्किट में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाह रही है बताओ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाह रही है, किस डायरेक्शन में है वो बताओ। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पी टू एन है ना। Yes, तो पी में बहुत सारे होल्स होते हैं, होल्स आर लाइक पॉजिटिव Yes, sir. चार्जेस, तो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगी, इन होल्स को किधर मूव होल्स कराना को चाहेगी, एन की एन तरफ, में, हाँ, और एन के इलेक्ट्रॉन को क्या चाहेगी वो, पी की तरफ पी लाएगी। की पी की तरफ आ जाए। मतलब जो डिफ्यूजन होता था वैसे ही मूवमेंट चाह रही है। डिफ्यूजन में भी तो Yes, पी yes, के होल sir. एन में जाते थे, एन के इलेक्ट्रॉन पी में आते थे, तो डिफ्यूजन प्रोसेस बढ़ाना चाहती है। अच्छा, ये बीच में रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी यहाँ पर जंक्शन रीजन में, है ना। जंक्शन रीजन में होती थी रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो एक्सटर्नल फील्ड से भी, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अब ज्यादा है, हम ज्यादा फील्ड नहीं लगाए, एक्सटर्नल फील्ड मान लीजिए कम थी, तब तो फिर रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी, वो ज्यादा होने नहीं देगी डिफ्यूजन को। लेकिन अगर रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगा दो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्रिएट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा लगा दो, तब तो फिर एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीत जाएगी, फिर तो डिफ्यूजन Yes, बहुत ज्यादा sir. बढ़ जाएगा। सही बात है, Yes, sir. है ना। तो अगर हम यहाँ पे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को धीरे धीरे बढ़ाए, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्लोली इंक्रीज करते हैं, चलो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को V बोल देता हूँ और सर्किट में जो करंट है उसको I बोल देता हूँ। यहाँ जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, उसको मैंने V बोल दिया, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस मान के, ठीक है, उसको मैंने V बोल दिया, और करंट जो आ रहा है उसको I बोल दिया, जो सर्किट में करंट है इस तरह से उसको I बोल दिया। तो जब तक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, करंट ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा होने नहीं देगी वो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड करंट को। बट जैसे रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई, तब तो डिफ्यूजन खूब ज्यादा हो सकता है, तो डिफ्यूजन करंट को रोकने Yes, वाला sir. कोई नहीं, है ना। तो यहाँ जो करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक पोटेंशियल तक तो करंट कम और उसके बाद करंट ज्यादा। एक पोटेंशियल तक करंट क्यों है, क्योंकि एक पोटेंशियल चाहिए रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करने का। ग्राफ यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए, पहले करंट कम और फिर करंट थोड़ा थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाने से खूब बढ़ने लगेगा, फिर तो करंट खूब बढ़ने लगेगा, उसे रोकने वाले ही नहीं कोई है। खूब डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है, खूब यहाँ से पी से होल एन में जा रहे हैं, एन के इलेक्ट्रॉन पी में आ रहे हैं और करंट आ रहा है। अरे बात समझ में, तो कुछ ऐसा कुछ हमें वी और आई की कैरेक्टरिस्टिक दिखती है। ये ग्राफ Yes, एक sir. पॉइंट पे मुड़ रहा है, बैंड हो रहा है, इसे बोलते हैं नी पॉइंट। नी पॉइंट, ग्राफ का घुटना है ना, यहाँ पे ग्राफ मुड़ रहा है, नी पॉइंट। नी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं नी पोटेंशियल। नी पोटेंशियल, यहां बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, वी कट ऑफ। कट ऑफ पोटेंशियल के पहले पहले अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम हो, मतलब तो करंट नहीं है ज्यादा, कुछ भी नॉमिनल सा करंट, और उसके बाद करंट खूब अच्छा है, उसके बाद तो करंट और वी के अंदर ऐसा रिलेशन है कि थोड़ा सा वी बढ़ाया और करंट खूब ज्यादा आ गया,
तो उसके बाद एक तरह से सर्किट ऑन हो गया है, डिवाइस ऑन हो गया है, करंट खूब आ रहा है, उससे पहले तक सर्किट ऑफ था, तो इसलिए इसको कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। कट ऑफ पोटेंशियल से पहले सर्किट इज कट ऑफ, डायोड से करंट नहीं आ रहा है तो कट ऑफ है, और उसके बाद डायोड ऑन हो गया है। आ रहा है बात समझ में? यस ऑन ऑफ, सर। हाँ on off। बिल्कुल सही। चलो, तो कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारे पास V और I के बीच में डायोड में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रही है हमको अच्छे से कि क्यों हो रहा है ऐसा, ग्राफ क्यों आ रहा है बताइए। इस ग्राफ में कोई दिक्कत है क्या? यस सर। कुछ भी दिक्कत हो तो बताइए इसमें। चलिए, सभी बच्चे बोल रहे हैं आ गया उनको, वेरी गुड। अब ये जो नी पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? तो सिलिकॉन डायोड की बात करें अगर, तो ये करीब करीब होता है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। जर्मेनियम के लिए आता है 0.34 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। अच्छा, लेकिन एनसीईआरटी में 0.2 लिखा है, तो आप लोग को 0.2 लिखना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है हम लोगों ने लैब में यूज करे हैं जर्मेनियम डायोड, उनका 0.34 वोल्ट के आसपास आता है वी कट ऑफ, पर अब एनसीईआरटी ने 0.2 लिखा है तो आप 0.2 याद रखो यार, है ना? तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? आपको ये इज आप साइड में कहीं लिख सकते हो कि प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, पर ठीक है एनसीईआरटी ने लिखा है वो याद करना है आपको तो। और वैसे कोई इसको पूछता है नहीं तो इतना टेंशन नहीं लेना है, याद रखो बस छोटा होता है, जनरली कट ऑफ दिया जाता है। वो सिलिकॉन का जरूर याद रखना, वो तो अपन को नहीं देंगे लोग क्वेश्चन में, वो तो हमको याद रखना पड़ेगा। सिलिकॉन डायोड का कट ऑफ 0.7 करीब होता है, 0.7 ही होता है। और जो ग्राफ आया ना हमारे पास V और I का, अब यहाँ पे तुम्हें ना ये 0.7 के बाद पोटेंशियल बहुत नहीं बढ़ाना है, बहुत स्मॉल बढ़ाना है। 0.7 के बाद 0.8 भी नहीं करना पड़ता है, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, इसी में अपने पास बहुत करंट बढ़ने लगता है। यहाँ पे ग्राफ बहुत स्टीप है, यहाँ देखिए ग्राफ बहुत स्टीप है। हाँ बोलिए सर, पॉइंट में ही काम हो जाता है। हाँ, पॉइंट में पोटेंशियल बढ़ाने से खूब करंट बढ़ जाता है। यहाँ पे यहाँ मिली एम्पेयर्स के ऑर्डर का करंट चल रहा होता है, और बहुत थोड़ा थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाने से करंट अच्छा खासा बढ़ने लगता है। तो बहुत स्टीप ग्राफ होता है वो। उससे पहले करंट यहाँ पे निग्लिजिबल होता है, बिल्कुल जीरो जैसा करंट है, और इसके बाद फिर करंट खूब ज्यादा मिली एम्पेयर 1, 2, 3, 4 मिली एम्पेयर अच्छा खासा करंट आ जाता है। चलो, तो इस तरह का कुछ ग्राफ आता है डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स का। सर, एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा दी है। हाँ एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा दी है। हाँ, तब एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा है तब ये हुआ है। जब एक्सटर्नल फील्ड रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है तब करंट प्रोड्यूस हुआ है, उससे पहले तो करंट निग्लिजिबल था। जब तक एक्सटर्नल फील्ड रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम नहीं करेगी तब तक करंट ये है कम, समझे? यस सर, हम लोगों ने दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया ना बेटा। Yes. हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट होती है, ठीक है? ओके, अब ये हो गई फॉरवर्ड बायसिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फॉरवर्ड बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इसमें एक चीज और याद रखना, यहाँ जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है ये भी कम हो जाती है। पी के होल्स उधर पुश हो जाते हैं, एन के इलेक्ट्रॉन इधर पुश होते हैं, तो पी और एन के बीच में जो आयंस का नंबर था ना, एन में हमारे पास पॉजिटिव आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के इधर आने से उनका थोड़ा नंबर कम हो जाता है। पी में हमारे पास नेगेटिव आयंस होते हैं, होल के उधर जाने से उनका थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो है ना थोड़ा सा डिप्लीशन लेयर की विड्थ रिड्यूस हो जाती है। इन फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन लेयर की विड्थ रिड्यूस हो जाती है, तो यू कैन राइट इट डाउन, इन फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन लेयर विड्थ रिड्यूसेस, ऐसा लिख सकते हो। In forward biasing, depletion layer width reduces. चलिए, आई होप कि ये सबको क्लियर है, वर्किंग अच्छे से। तो वर्किंग Yes, हाँ, वर्किंग अभी अपन ने फॉरवर्ड बायस में पढ़ी है, जरा रिवर्स बायस भी देख लेते हैं अपन, है ना? तो रिवर्स बायस में यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे पास जगह है। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में होता क्या है कि हमें ना अब एन पर पोटेंशियल ज्यादा लगाने वाले हैं पी के कंपेयर में। तो हमारे डायोड में हमारा ये एन साइड थी, ये पी साइड थी, अब एन पे पोटेंशियल ज्यादा है। डिप्लीशन लेयर होती थी हमारे पास डायोड के अंदर एक, जिसमें रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, उसकी डायरेक्शन होती थी एन टू पी, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की। और आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, अब कहाँ पोटेंशियल ज्यादा एन पर, कहाँ कम है पी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हाई टू लो पोटेंशियल N to P. एन टू पी होगी।
तो आप एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो, आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो वो भी N2P है और डिवाइस के अंदर पहले से N2P इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो क्या होना चाहिए इससे बताओ जरा। बहुत ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा। ड्रिफ्ट Yes, करंट sir. बढ़ना चाहेगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ना चाहेगा, और डिफ्यूजन करंट कम होगा, बहुत कम ज्यादा, होगा। बहुत ही कम है ना, और तो zero डिफ्यूजन हो कम हो जाएगा। जाता है। ड्रिफ्ट रिवर्स डायरेक्शन में होता है तो थोड़ा बहुत रिवर्स करंट आता है, थोड़ा बहुत इधर करंट आता है, तो इसको पॉजिटिव बोला था मैंने, तो ये नेगेटिव करंट हो जाएगा फिर अब की बात। लेकिन क्या ड्रिफ्ट करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा? ड्रिफ्ट करंट कितना होता था बताओ? ड्रिफ्ट करंट कम आता था, ऐसा मुझे याद। यस सर। हाँ, कम क्यों होता था वो? सर मतलब जितने मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है उनके नंबर कम है इसलिए कम होता हाँ, एक्चुअली ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से होता है। जो P में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन है और N में थोड़े बहुत होल्स है, P में ज्यादा होल्स होते हैं लेकिन वहां कुछ थोड़े बहुत अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थोड़े बहुत होल्स होते हैं, तो माइनॉरिटी के जो चार्ज कैरियर है उनकी वजह से करंट होता है। तो क्योंकि ये है ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट, तो होगा ही कम। समझ में आ रही बात भैया? ये इनका है। यस जो सर। इनको फ्लो कराने वाले पार्टिकल है ना, उनका नंबर ही कम है, तो करंट फ्लो होने के लिए पार्टिकल ही कम है, तो करंट ही कम आता है। समझे? यस सर। है ना? तो अब हमें एक माइन्यूट सा करंट दिखने लगता है, यहाँ पर एक ना माइक्रो एम्पियर का करंट दिखता है। वो देखो मैंने ग्राफ में बनाया, मैंने एक बहुत ही जीरो के पास में क्लोज एक लाइन बनाई है मैंने, ये तो ये लाइन बता रही है कि वहां पर बहुत माइन्यूट सा करंट है, तो एक ड्रिफ्ट करंट जो भी माइन्यूट सा फ्लो कर रहा है उसकी मैंने एक लाइन बना दी है। तो एक कांस्टेंट जैसा अमाउंट का करंट फ्लो करता है जिसे हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। यहाँ जो भी स्मॉल करंट है उसे बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो हमने पोटेंशियल में ये 0 पॉइंट था, 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में गए, मतलब हम रिवर्स बायस कर रहे हैं, उधर की तरफ पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस था, इधर की तरफ पोटेंशियल रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में जो करंट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का नेगेटिव डायरेक्शन करंट है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसको कई बार इस करंट को लोग आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट बोल देते हैं इस करंट को। चलिए, क्या ये ग्राफ क्लियर हो रहा है? फॉरवर्ड बायसिंग, सर, ये रिवर्स ग्राफ बायसिंग। हाँ सर, ये वाला फील नहीं हो सर, रिवर्स बायसिंग का एक बार समझ लीजिए। देखिए फिर से देख लेते हैं। हमने अब N से P की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो जो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्जेस को इधर भेजना चाहेगी। N के जो थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ होल्स होते हैं और P में जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, N के थोड़े बहुत होल इधर जाते हैं, P के थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, जिसकी वजह से एक माइन्यूट सा ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। तो वो जो ड्रिफ्ट करंट माइन्यूट सा फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से एक स्मॉल सा करंट दिखता है हमें, जिसे हम बोल देते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब P में खूब सारे होल्स थे लेकिन उन होल्स को ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही पुश कर रही है, वो सर्किट में फ्लो नहीं करा रही उन होल्स को, तो ज्यादा करंट आ ही नहीं पाता। यहाँ ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है, और ड्रिफ्ट करंट क्योंकि माइनॉरिटी चार्जेस के लिए होता था, उनकी वजह से होता था, तो बहुत कम अमाउंट का करंट होता है यहाँ पे। आ रही बात समझ में क्या? सर बहुत तो ही सर कम इसमें डिफ्यूजन करंट बहुत कम होगा ना? डिफ्यूजन करंट तो यहाँ इधर था, इधर तो डिफ्यूजन खत्म ही हो गया। जब हम रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाते हैं, तो डिफ्यूजन तो हो ही नहीं पाता है। ये पी के होल उधर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये उन्हें आने नहीं देती है। समझे? तो सर इसके सर, करंट तो ग्राफ जीरो ही मान। हाँ, जीरो, डिफ्यूजन जीरो ही होता है यहाँ पे एक तरह से। जब रिवर्स बायस करा तो करंट डिफ्यूजन का नहीं है, करंट सिर्फ ड्रिफ्ट वाला है। समझे? तो सर ये ग्राफ अलग है या इसमें ही है? नहीं, ये ग्राफ में देखो पोटेंशियल जीरो के बाद इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पोटेंशियल मतलब रिवर्स बायस। नेगेटिव पोटेंशियल मैंने क्या बोला था यहाँ पे, मैं यहाँ का प्लस और यहाँ का मान के पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूँ। अब मैं पोटेंशियल इधर की तरफ देख रहा हूँ नेगेटिव, मतलब उल्टा है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो रिवर्स बायसिंग। समझे? तो ये Yes, मैंने sir. जो ग्राफ बनाया ना, इसमें मैंने अगर मैं इधर का हिस्सा देखूं तो फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ हो गया और ये रिवर्स बायसिंग का ग्राफ हो गया। यस सर, यस सर। है ना? दोनों मतलब फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग दोनों ही अपन ने एक ही ग्राफ में बनाएंगे। चलो, तो ये पूरा ग्राफ समझ में आ रहा है क्या हमें अच्छे से? सर, रिवर्स Yes, बायसिंग का sir. ग्राफ नेगेटिव में नीचे जाएगा क्या? फिर से बोलिएगा। सर, रिवर्स बायसिंग का ग्राफ नीचे जाएगा हाँ, नेगेटिव में? रिवर्स बायसिंग का नेगेटिव में दिखाएंगे ना, क्योंकि करंट इसमें उल्टा है ना। नहीं सर, ये ऐसा इस तरफ बनाया ना सर, जो
ये ऐसा बस ऐसे कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। यस सर। हाँ कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलो अब ये जो ग्राफ बन गया ना, जरा इसको ध्यान से देखो। ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसा, ये e की पावर x जैसा कुछ ग्राफ है, 1 माइनस e की पावर x जैसा कुछ ग्राफ है। यस सर, यस सर। तो इसकी अगर हम इक्वेशन लिख दें, e की पावर x माइनस 1 जैसा कुछ इक्वेशन आ जाती है इसकी। तो अगर हम यहाँ पे करंट की इक्वेशन लिखे तो कुछ ऐसी बनती है, I नॉट e टू द पावर qv बाय kt माइनस 1। ये अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन है, ये आपके कोर्स में नहीं है ये इक्वेशन, पर एनसीईआरटी में नहीं दिए है, लेकिन फिर भी जेईई मेंस में इस इक्वेशन को देकर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, इसको दे के पूछा था, है ना। तो इसलिए दे जाता क्वेश्चन में इक्वेशन नॉर्मली तो ये, पर आपको पता नहीं चाहिए अप्रोक्सीमेटेड इस ग्राफ की जो इक्वेशन आती है वो ये है, I इक्वल टू आई नॉट e की पावर qv बाय kt माइनस 1। ये I क्या है, सर्किट में फ्लो करने वाला करंट, फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट फ्लो करेगा वो। I नॉट क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट मैंने लिखा है यहाँ I नॉट। फिर E क्या है, एक्सपोनेंट 2.7 जो भी नंबर होता है वो। Q क्या है यहाँ पे, स्मॉल q इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T टेम्परेचर, और V क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया था डायोड के अक्रॉस। डायोड के अक्रॉस मान लीजिए P पॉइंट पे हायर, N पे लोअर लगाया है पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल लगाया था वो है V। तो ये आती इक्वेशन, और 1 तो आप जानते ही होंगे 1 क्या है सर। वो e की पावर में क्या लिखा है सर, qv बाय kt, qv अपॉन kt, ये लिखा हुआ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं उसको मैं। सर थैंक यू सर। qv अपॉन kt, e की पावर में है qv बाय kt। q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। जो k और t और q है, अगर मैं 300 केल्विन पे देखूं तो kt बाय q की वैल्यू आती है करीब 25 मिलीवोल्ट एट 300 केल्विन। 300 केल्विन अगर टेम्परेचर रखूं मैं तो kt बाय q की वैल्यू आती है करीब करीब 25 मिलीवोल्ट। ये याद रख सकते हो आप, ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, ठीक है, लिख के रख लो, है ना। चलिए, तो ये इक्वेशन भी वैसे तो हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन जेईई मेंस में एक बार आ गई थी, और एक्चुअली सही इक्वेशन है ये इंजीनियरिंग वगैरह किताबों में मिलती है अपन को इक्वेशन ये, तो मैंने बता दिया आपको एज अ प्रिकॉशनरी की, बता दिया कि ये इक्वेशन जो होती है ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन इस कर्व क्या कहती है। तो पूरा चीज समझ में आ रही है हमें, डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग दोनों में वर्किंग समझ में आ रही है क्या। यस सर। अच्छा, फॉरवर्ड बायसिंग में मैंने आपको बताया कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाती थी फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में बढ़ जाती है। रिवर्स बायसिंग में आप लिख सकते हो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, आप लिख लीजिए डिप्लीशन लेयर की विड्थ इन रिवर्स बायसिंग इंक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर की विड्थ इन रिवर्स बायसिंग इंक्रीजेस, लिख लीजिए आप। चलिए, तो हमने डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग दोनों में वर्किंग देखी अच्छे से। अब ये एक्चुअल वर्किंग होगा डायोड की, इसमें एक छोटी चीज अभी मैंने बताई नहीं आपको, एक छोटी चीज मैंने बताई नहीं आपको, चलो अब मैं बता देता हूं। रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन, ये मैंने आपको बताया नहीं था, अभी बता देता हूँ। रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है, ये जो रिवर्स डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि मैं पोटेंशियल लगाते जा रहा हूँ बहुत बड़ा, लेकिन करंट कांस्टेंट है, या तो 0.7 0.2 ऐसा कुछ पोटेंशियल पर ही करंट खूब ज्यादा जाता है, लेकिन यहाँ 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट ऐसे वोल्टेज तक भी करंट ज्यादा नहीं होता है। बड़ा वोल्टेज, अच्छा खासा वोल्टेज लगाने पर भी डायोड में करंट ज्यादा नहीं आता है। लेकिन जब हम पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो हमने देखा कि किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जाकर अचानक से सर्किट में खूब सारा करंट आ जाता है, अचानक से सर्किट में खूब करंट आ जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। ये जो अचानक से करंट बढ़ने की प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन होना। यहाँ पे पोटेंशियल को बोला जाता है ब्रेकडाउन पोटेंशियल।
ये जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है वो बड़ा होता है। हाँ, ये इधर का पोटेंशियल तो छोटा सा है, ये 0.7 करीब था, और ये पोटेंशियल बड़ा है, ये 2, 3, 4, 5 वोल्ट से बड़ा पोटेंशियल है। तो ये दोनों तरफ एक जैसा ग्राफ नहीं है। असल में ये 0.7 है तो बहुत छोटा सा हिस्से में दिखाना चाहिए था मुझको, वो थोड़ा मैंने दूर तक दिखा दिया 0.7, लेकिन इधर का जो पोटेंशियल है ये बहुत बड़ा है कंपेयर करो तो। और यहाँ और वहां एक फर्क है, यहाँ तो थोड़ा बहुत स्लोप दिखता है इनको ग्राफ का, यहाँ तो करीब करीब परफेक्ट वर्टिकली ग्राफ होता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों साइड में, एक तो ब्रेकडाउन पोटेंशियल बड़ा होता है, दूसरी चीज यहाँ पे करीब करीब वर्टिकली ग्राफ होता है। तो ब्रेकडाउन होने पे हो क्या रहा है, हमें अचानक से किसी एक पोटेंशियल पर डिवाइस में खूब सारा करंट दिखने लगता है। सडन इंक्रीमेंट इन रिवर्स करंट, जो रिवर्स डायरेक्शन में करंट था वो सडनली बढ़ जाता है अचानक से किसी पोटेंशियल पर। सो रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है, इट इज सडन इंक्रीमेंट in reverse current रिवर्स करंट अचानक से बढ़ गया, जिस पोटेंशियल पर ये बढ़ता है उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल, एट ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ये जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है इसका ऑर्डर बड़ा होता है, ये 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, ऐसा बड़ा नंबर आता है। कुछ डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंसी होती है इसकी, अगर हम डिवाइस को बना रहे हैं ज्यादा डोपिंग करके तो इसकी वैल्यू कम आ जाती है, 5-10 वोल्ट में ब्रेकडाउन हो जाता है। डोपिंग नॉर्मल करो तो 15-20 वोल्ट होता है, थोड़ी और कम डोपिंग करो तो 30 वोल्ट तक भी ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है। तो ये ब्रेकडाउन पोटेंशियल है ना, डिवाइस कैसे बना है उस पर डिपेंड करता है। तो ब्रेकडाउन पोटेंशियल पे होता क्या है, अचानक से सर्किट में करंट बढ़ता है। अब करंट बढ़ने से क्या होता है कि इतना ज्यादा करंट आ जाता है कि डिवाइस जल भी जाता है। अगर हम सेफली ध्यान नहीं रखे करंट को बढ़ने का, हम करंट को बढ़ने दे तो क्या होता है, डिवाइस जल भी जाता है, इतना ज्यादा हीट डेवलप होती है, I2R की जो हीट होती है बहुत ज्यादा आ जाती है, तो डिवाइस नॉर्मली जल जाता है ऐसे पोटेंशियल पर। तो हो सकता है शायद उस वजह से इसका नाम ब्रेकडाउन रख दिया होगा कि डिवाइस का ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। पर असल में अगर सेफ रखा जाए डिवाइस को तो प्रॉपरली वर्क कर सकता है ब्रेकडाउन पे, ऐसा नहीं कि जलेगा ही। आप अगर कंट्रोल कर लो करंट को तो डिवाइस सेफली वर्क कर सकता है इन ब्रेकडाउन मोड, ब्रेकडाउन रीजन में सेफली वर्क कर सकता है। चलो, ब्रेकडाउन होने का मतलब समझ में आ रहा है, ये ग्राफ समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है? यस सर। ठीक है, रिवर्स बायस जब पोटेंशियल लगाया था तो अचानक से किसी एक पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू अचानक बढ़ जाती है, और करंट कंट्रोल नहीं रहता, करंट एक्सटर्नल चीज से कंट्रोल होता है। डायोड तो कितना भी करंट फ्लो करा सकता है, ये ग्राफ दिखा रहा है कि करंट कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल वही रहेगा डायोड के अक्रॉस। ये ग्राफ एक वर्टिकल लाइन जैसा है, इसका मतलब पोटेंशियल फिक्स है और करंट आप कुछ भी करा लो। करंट फिर एक्सटर्नल सर्किट में लिमिटेशन जो होगी उससे लिमिट होता है, एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस से लिमिट हो रहा होगा या जो लिमिटेशन है उससे लिमिट हो रहा होगा, पर ये डायोड की वजह से लिमिट नहीं होता। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है रिवर्स ब्रेकडाउन की। अब एक क्यों होता है ये समझ लेते हैं अपन। पहले तो क्या हो रहा है समझ में आया क्या, अच्छे से देख लो। रिवर्स ब्रेकडाउन मतलब क्या हो रहा है ये समझ में आया क्या? रिवर्स ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है ये क्लियर है क्या? चलो जय इंद्र, हाँ तो सब ठीक है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन में क्या होता है फिर से बोल देता हूं, जब हम रिवर्स पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल लगाते थे तो अचानक किसी पोटेंशियल पर क्या होता है, सर्किट में करंट खूब आ जाता है। सर्किट का करंट लिमिट ही नहीं होता डायोड से, वो बाहर की किसी रेजिस्टेंस वगैरह से लिमिट होता है। तो ऐसे फिनोमेना को अपन बोलते थे ब्रेकडाउन होना। क्यों होता है अब इस पर आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज को समझते हैं। चलो तो इधर का थोड़ा पोर्शन हटा रहा हूं मैं। अबे ब्रेकडाउन क्यों होता है ये समझते हैं। देखिए, हम अगर रिवर्स बायस पोटेंशियल लगा रहे थे तो हो क्या रहा था, ये अपना डायोड था रिवर्स बायस में, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। हमने जब रिवर्स बायस पोटेंशियल लगाया था तो हमने पी रीजन को हमने रखा था लोअर पोटेंशियल पे, पोटेंशियल ऑफ पी जो था वो कम था, पोटेंशियल ऑफ एन साइड ज्यादा था, है ना, जिससे
हमने एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के सपोर्ट में है। रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी N2P और हमने सर्किट में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी जो इसी के सपोर्ट में थी। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर जो डिप्लीशन लेयर है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, बहुत ज्यादा हो जाती है डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड खूब बढ़ रही है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रही है। थोड़ा बहुत जो माइनॉरिटी का करंट फ्लो करता है, थोड़ा बहुत माइनॉरिटी करंट फ्लो करता है डिवाइस में, ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है, थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है। ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है मतलब कुछ तो माइनॉरिटी के आयन फ्लो कर रहे हैं, सॉरी माइनॉरिटी के चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं। एन के थोड़े बहुत जो होल्स थे, एन में जो थोड़े बहुत होल्स थे वो इधर मूव करके जा रहे हैं। पी के थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर मूव करके जा रहे हैं। तो कुछ हमारे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई, अच्छा एक मिनट, ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे कि एकदम फ्रीली चलते हैं क्या, बिना टकराए चलते हैं क्या? ये क्या बाकी आयन से, बाकी एटम से टकराते नहीं है? बोलो सर, वो आपने गलत लिख दिया सर। हाँ सर वो इलेक्ट्रॉन सर एन से जाएंगे और पी से होल जाएंगे। सही लिखा है मैंने, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी होल्स लिखे हैं मैंने। पी के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन और एन के माइनॉरिटी होल, उनकी वजह से ड्रिफ्ट करंट आता है। सही लिखा है मैंने, ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से होता है। जो एन में थोड़े बहुत होल्स होते हैं और जो पी में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से करंट होता है। तो सही बनाया मैंने, समझे? सॉरी सर। हाँ, है ना? तो ये कोलाइड भी करते हैं बच्चों, ये ऐसा नहीं कि फ्रीली चलते, ये कोलाइड भी करते हैं। कोई चार्ज कैरियर को एकदम फ्री मूवमेंट नहीं मिलती है, अंदर एटम से धीरे धीरे कोलाइड भी कर रहे होते हैं। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हो तो इनके कोलिजन से बीच में, कोलिजन के बीच में जो एनर्जी गेन करेंगे वो ज्यादा गेन करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो। और एनर्जी गेन ज्यादा होगी तो टकराकर जो एटम को एनर्जी दे सकते हैं वो भी ज्यादा होती जाएगी। एटम को जो एनर्जी दे रहे हैं वो अगर इतनी हो गई कि उसका वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चला गया, ये जो थोड़े बहुत आयन, थोड़े बहुत जो हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, इनकी वजह से ये कोलाइड भी करते रहते हैं। और एक कोलाइड करेंगे तो जिन एटम से टकरा रहे हैं उनको अपनी एनर्जी दे भी सकते हैं। और एनर्जी अगर उनको दी और उनको इतनी एनर्जी मिल गई कि उनका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में चला गया, तो होल और इलेक्ट्रॉन बनने लगेंगे। जो माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स और होल थे ये टकरा टकरा कर और इलेक्ट्रॉन्स और होल को बना देंगे जिससे करंट बढ़ सकता है। बात समझ में आ रही क्या? यस सर। है ना? ये होने के लिए आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचना पड़ेगा, आपको इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचना पड़ेगा कि ये कोलिजन में इतनी एनर्जी गेन कर ले कि टकराकर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर पाए वैलेंस बैंड से कंडक्शन में। सो ये एनर्जी गेन करने के लिए आपको उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद ही करंट बढ़ता है। एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पहुंचने के बाद ही करंट अचानक से बढ़ जाता है। तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे पहुंचने के बाद डिवाइस में रिवर्स डायरेक्शन में अचानक से करंट बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होल थोड़े बहुत जो फ्लो कर रहे थे वो टकरा टकरा कर और इलेक्ट्रॉन होल बना देते, जिससे इनका जो कमी थी चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन की वो नहीं रहती। अब करंट खूब बढ़ सकता है। बोलो समझ में आ रही क्या बात? यस सर। अब ये जो इस तरह की प्रोसेस है ना कि टकरा कर दूसरे इलेक्ट्रॉन और होल को जनरेट कर देना, इसे नाम दिया गया एवलांच। इसे क्या नाम दिया गया? एवलांच। एवलांच। तो इस प्रोसेस को अपन जो मैंने बोला अभी इसे बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है, जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन और होल जो चल रहे थे वो और चार्ज कैरियर को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स which are in minority by collision with atoms produces more electrons and holes। तो जो इलेक्ट्रॉन और होल चल रहे थे माइनॉरिटी के, उनके दूसरे एटम से टकराने से और इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अचानक चार्ज कैरियर बढ़ गए तो करंट बढ़ गया, चार्ज कैरियर कम होने की वजह से करंट कम था तो चार्ज कैरियर बढ़ गए तो करंट बढ़ गया। बोलो आ रहा है समझ में? यस सर। है ना? चलो, तो ये अपन ने पढ़ा एवलांच ब्रेकडाउन। अच्छा, सिर्फ एवलांच नहीं, एक और तरीके से हम चीजें समझा सकते हैं, जेनर ब्रेकडाउन। जेनर सर एटम्स के बाद क्या लिखा है सर?
with atoms produces more electron hole, Zener या उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एक प्रोसेस और होती है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। जेनर एक साइंटिस्ट का नाम था, जेनर, तो उनके ऑनर में अपन इसको जेनर ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होल चल रहे थे वो थोड़े बहुत टकरा रहे थे एटम से। अच्छा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफ्यूजन लेयर में ये भी बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे थे यहाँ पर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सिलिकॉन एटम से वो इतनी ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स उनमें से निकलने लग जाए और एटम आयन बनने लग जाए, एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए, बॉन्ड्स टूटने लग जाए सिलिकॉन के, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके चलने लग जाए, जैसा गैसेस में होता है। आपने शायद सुना होगा गैसेस का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने से एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में गैस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और वो आयन बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से, तो उसको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन प्रोसेस बोलते हैं। वही अंदर भी हो सकती है यहाँ पर, तो ये वाली प्रोसेस भी हो सकती है। पहली चीज बताओ, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन सुना है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन सुना है कि आपने शायद नहीं सुना। आपने अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराते हैं तो क्वेश्चन से अपने उसमें मॉड्यूल वगैरह में क्वेश्चन से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दी जाती कई बार, है ना, क्वेश्चन से आपके मॉड्यूल में तो सुना होगा आपने। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है कि हर मटेरियल में एक लिमिट होती है कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो उसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा, तो वो जो लिमिट होती है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और उसके बाद क्या होता है कि मटेरियल के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और वो फ्री चलने लगते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ भी हो सकती है। उस तरह के प्रोसेस से अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे बोलते हैं अपन जेनर या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो दो प्रोसेस होती है ब्रेकडाउन होने की। क्या हो रही है एग्जैक्टली वो नहीं पता हमको, हम दोनों प्रोसेस से चीजें समझा सकते हैं, है ना। आपको दोनों प्रोसेस से चीजें यहाँ पे समझाने में कोई दिक्कत नहीं, दोनों से समझा सकते हैं। चलिए, तो हो क्या रहा है, अचानक से ब्रेकडाउन पे करंट बढ़ जाता है डिवाइस में, ये आपको याद रखना है। और करंट इतना बढ़ता है कि डिवाइस से कंट्रोल नहीं होता वो, फिर आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर उसे कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्लियर? क्या चीज क्लियर हो रही है? ओके बच्चों, चलिए, तो अपन ने पढ़ा डायोड के बारे में, डायोड के एक स्पेशल फिनोमेना ब्रेकडाउन भी अपन ने पढ़ लिया। तो ये पूरा प्रॉपर ग्राफ बन गया डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये हो गई फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक्स। कट ऑफ पोटेंशियल तक तो करंट बहुत कम था, उसके बाद करंट बहुत ज्यादा आ जाता है, जो थोड़ा थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाने से भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। रिवर्स बायस में देखे तो ब्रेकडाउन बहुत स्पेशल फिनोमेना है, उसको नॉर्मली डिस्कस नहीं करते अपन। ब्रेकडाउन छोड़ के देखे अगर अपन तो करंट बिल्कुल जीरो जैसा करंट होता है। रिवर्स बायस में डायोड में कोई करंट ही नहीं है, और फॉरवर्ड बायस में कट ऑफ के बाद काफी ज्यादा करंट है। और एक स्पेशल फिनोमेना और पढ़ा अपन ने, ब्रेकडाउन वाला फिनोमेना। उसमें क्या होता है, डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप लगभग कांस्टेंट हो जाता है और करंट उसमें से कितना भी चाहे फ्लो करा सकते हो। ये बहुत स्पेशल चीज है ब्रेकडाउन, इसको हमेशा अलग सोचना। ऐसा मत सोचना कि रिवर्स बायस में हर बार ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है ये मान के चलना हमेशा। चलिए, तो ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बन गए अपने पास। क्या इस कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई डाउट बताइए? नो सर। ओके, वेरी गुड। अब एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं, रेजिस्टेंस। देखो, वी और आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमने बनाई है किसी चीज की तो हम रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। अगर वो ओमिक होता है तो सिंपली वी बाय आई रेजिस्टेंस होता है। पर यहाँ वी इक्वल टू आई जैसा थोड़ी रिलेशन आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वी प्रोपोर्शनल टू आई है, ऐसा थोड़ी है, बताइए। तो यहाँ पर ना अलग तरह से रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। यहाँ हम डिफाइन करते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। जेनर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, हाँ, ये अभी बताया ना आपको, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नाम से ही पूरा क्लियर हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है, एटम्स को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से एटम आयनाइज हो जाना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना, इसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं, समझे। चलो, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? वो होता है R इक्वल टू रेजिस्टेंस D डायनेमिक। अब V और I का रेशो होता है नॉर्मल रेजिस्टेंस, और चेंज इन V मतलब पोटेंशियल का चेंज कितना करा और करंट का चेंज कितना हुआ, ये रेशियो जो होता है इसे बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब डेल्टा V बाय डेल्टा I, या आप डिफरेंशियल रेजिस्टेंस बोल सकते हो dV बाय DI, ऐसा बोल सकते हो।
समझ में आ रहा है व्हाट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस? सर वहाँ पे दिख नहीं रहा है। हाँ दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है कि आर डी इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, है ना? यस सर। डेल्टा वी बाई डेल्टा आई लिखा है मैंने, देखो ठीक है। ओके सर। यस सर। यस हाँ सर। है ना, बस डेल्टा वी बाई डेल्टा आई लिखा है तो बोल दिया ना, तो समझ जाओ उससे क्या है। चलो थैंक यू। आगे, अब डेल्टा वी बाई डेल्टा आई की वैल्यू अगर हम निकालें, फॉरवर्ड बायसिंग में निकालेंगे, ये फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ था। यहाँ पे देखो पोटेंशियल में चेंज तो बहुत छोटा सा करना पड़ा, और करंट में चेंज देखो ज्यादा हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल का चेंज करा अगर, तो करंट का चेंज जो है देखो ज्यादा हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। है ना? मैं अगर इतना सा पोटेंशियल का चेंज करूं तो इतना बड़ा करंट का चेंज हो रहा है। तो यहाँ बहुत बड़ा डेल्टा वी और डेल्टा आई का रेशियो में देखेंगे अगर अपन, तो बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, बताओ? छोटा बोलो। आएगा। छोटा आएगा। कम। तो हम बोलेंगे स्मॉल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे, स्मॉल फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, एफबी रेजिस्टेंस। डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है। डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है। डायोड का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि डेल्टा भी छोटा सा है, डेल्टा ही बड़ा है, तो रेशियो क्या आएगा? छोटा आने वाला है। तो स्मॉल फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस होता है। कितना होता है ये? तो ये आता है कुछ 100 ओम्स का, 100-200 ओम ऐसा कुछ आ जाता है, है ना? 100-200 ओम अपन सेमीकंडक्टर में कम ही बोलते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर का नॉर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो किलो ओम्स का ऑर्डर का होता है, तो इसलिए बहुत छोटा है, तो अपन बहुत स्मॉल ही बोलते हैं। अगर हम रिवर्स बायस में देखिए, यहाँ ब्रेकडाउन तो अलग चीज है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन, है ना? वो बहुत स्पेशल चीज, अलग होती है। हम नॉर्मल रीजन की बात करेंगे यहाँ, तो यहाँ तो करंट लगभग कांस्टेंट ही है ना? यस सर, करंट चेंज नहीं हो रहा है, और डेल्टा भी तो काफी बड़ा करा है यहाँ पे, बताओ? यस सर। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई क्या आएगा यहाँ पे? डेल्टा इज ऑलमोस्ट बड़ा जीरो, आएगा। बहुत बड़ा डेल्टा आएगा। आई इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब इनफाइनाइट टाइप का रेजिस्टेंस आएगा, यस सर। है ना? तो हम लिख सकते हैं कि लार्ज रिवर्स ब्रेकडाउन रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस। तो यहाँ लिख देता हूँ लार्ज आरबी, मतलब रिवर्स बायस वाला रेजिस्टेंस। तो डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस में लगाए, कट ऑफ से बड़ा पोटेंशियल हो, तो बहुत छोटा रेजिस्टेंस मिलता है डायोड का। रिवर्स बायस में लगाओ डायोड को, तो काफी बड़ा रेजिस्टेंस मिलता है डायोड का। समझे इस बात को? यस सर। यस सर। है ना? तो डायोड के बारे में पूरे बोर्ड पे जो चीजें लिखी है, सारी इंफॉर्मेशन डायोड की लिख दी अपन ने, सब चीज देख लीजिए। कुछ भी दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज सब हटा देता हूँ फिर मैं। देख लीजिए एक बार। ओके, तो सब हटा रहा हूँ ये मैं। तो हमने डायोड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली। अब क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए? देखो अभी मैंने बताया आपको जस्ट कि डायोड का जो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस होता है वो छोटा होता है, और जो फॉरवर्ड बायस में कट ऑफ पोटेंशियल होता था वो भी बहुत कम आता था, जैसे जर्मेनियम के लिए सिर्फ 0.2 आता है। तो एक बहुत कम को जीरो जैसा ले सकते हैं अपन क्वेश्चन में, और जो स्मॉल रेजिस्टेंस है उसे जीरो जैसा ले सकते हैं। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस में लगाया, अगर P पे पोटेंशियल N से ज्यादा लगाया आपने, ये P वाला टर्मिनल, ये N वाला टर्मिनल, अगर ऐसा लगाया, तो डायोड में रेजिस्टेंस छोटा है तो उसे जीरो मान लो, और करंट आने के लिए आपको थोड़ा पोटेंशियल लगाना पड़ता था, पर वो छोटा सा पोटेंशियल होता था, तो उसे भी जीरो मान लो। तो ये मान लो कि जीरो पोटेंशियल से बड़ा लगाने पर ही करंट आ जाएगा और जीरो रेजिस्टेंस दिखेगा। मतलब जीरो रेजिस्टेंस मतलब कैसा दिखा देंगे डिवाइस को? वायर। जीरो रेजिस्टेंस मतलब वायर बना देंगे। ये समझ में आया? यस सर। है ना? तो मैंने Yes, क्या sir. मान लिया, ये बनाने के लिए क्या मान लिया मैंने कि V कट ऑफ जीरो है। मैं यहाँ लिख देता हूँ V कट ऑफ इज नियरली जीरो। तो V कट ऑफ जीरो है तो P का पोटेंशियल जैसे N से बड़ा होगा, डायोड को मान लो वायर है, ये बीच में डायोड था, उसको वायर जैसा बना दिया मैंने। और अगर P का पोटेंशियल N से कम लगाया था, रिवर्स बायस में था,
ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। रिवर्स बायस में क्या बताएंगे बताओ अपन? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या बताऊं मैं? ओपन सर्किट, करंट ही नहीं जाने दे रहा डिवाइस। यस सर, करंट नहीं आ रहा। डिवाइस करंट ही नहीं जाने दे रहा रिवर्स बायस में, तो उसे ओपन सर्किट दिखा दो। तो इन रिवर्स बायस डायोड कैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट जैसा। और इन फॉरवर्ड बायस डायोड कैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट जैसा या वायर जैसा। डायोड इज लाइक वायर, क्योंकि करंट बहुत आसानी से जाने दे रहा है। तो जब कोई डायोड आपको रिवर्स बायस में दिखे तो उसे ओपन सर्किट जैसा मान सकते हो, कोई डायोड आपको फॉरवर्ड बायस में दिखे तो वायर जैसा मान सकते हो। आ रही क्या बात समझ? यस सर। चलो, तो डायोड के बारे में काफी चीजें अपन ने पढ़ी आज। अभी एंड में मैंने आपको पढ़ाया कि डायोड को अपन कैसा मान सकते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स में। मुझे लगता है आज बहुत सारी थ्योरी हुई, तो आज अपन यहीं रुकते हैं। अब आपका काम है आप एनसीईआरटी से इतनी पूरी थ्योरी पढ़ना है ना। इसके आगे मुझे अब ये जो मैंने चीज आपको पढ़ा दी इसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अब वो सब क्वेश्चंस को अगर आज ही करा दूंगा ना तो ये पुराना हो सकता है, आज जितनी चीज पढ़ी वो भूल जाओ। तो इसलिए आप अच्छा रहेगा कि आज जितना पढ़ा उसको रुको, आज अच्छे से सारी चीजें जो पढ़ी है उसको रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में अपन ये जो चीज पढ़ रहे थे इसको स्टार्ट करेंगे। डायोड को अपन जब सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट कैसे सॉल्व करना है, करंट कैसे निकालेंगे, ये चीज अपन पढ़ेंगे। तो डायोड के एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, रेक्टिफायर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, तो रेक्टिफायर पढ़ेंगे। रेक्टिफायर आप भी पढ़कर आइएगा, अपन यहाँ क्लास में पढ़ेंगे। तो ये चीज अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। इज इट क्लियर? सर वो डायोड एंड लाइन वायर। डायोड इज लाइक अ वायर, डायोड इज लाइक वायर, एक वायर जैसा बिहेव करता है। क्लियर? यस सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए तो आज अपन यही रुकते हैं। अब आपका काम ये है कि आज एनसीईआरटी से पढ़ लेना बेटा सब कुछ। आज पीएन जंक्शन भी मैंने पिछली क्लास में पढ़ा, आज भी पढ़ा, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी, रिवर्स ब्रेकडाउन मोड भी पढ़ा अपन ने क्या होता है, वर्किंग रिवर्स बायस से पढ़ी। तो बहुत सारी थ्योरी हुई है, फॉरवर्ड बायस में वर्किंग, रिवर्स बायस में वर्किंग, ब्रेकडाउन पढ़ा। तो सब चीजें ना रिवाइज करो, ठीक है। ये जब याद होगा ना अच्छे से आएगा तो फिर अपन को आगे की समझ में आएगी। तो इसलिए इन सबको अच्छे से याद करके लाना। नेक्स्ट क्लास में इन पे बेस्ड चीजें फिर अपन पढ़ने वाले थे। क्लियर? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। चलिए फिर